दूंगी, ठीक है। फटाफट से आंसर करेंगे, आज ज्यादा समय नहीं लेंगे, पोल का भी आज ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है हु एम्फसाइज्ड दैट इंडिविजुअल डेवलपमेंट कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट रेफरेंस टू द सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। यानी किसने ये बात पे फोकस किया है कि जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट है, यानी एक व्यक्ति का जो विकास है वो नहीं हो सकता बिना उसके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को समझे। मतलब जिस समाज जिस संस्कृति में वो रहता है, अगर हम उससे उसको कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे, या उसको अगर समझा ही ना जाए, या उसकी प्रॉब्लम्स को ना समझा जाए जो उसको वहां पे आ रही होंगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा, तो उस केस में कौन ये कहेगा कि बिना समाज और संस्कृति को समझे? पॉसिबिलिटी नहीं है। सिंपल आंसर है लेव वाइगोस्की। जहां भी सोसाइटी कल्चर लैंग्वेज दिखाई दे, आंख बंद करके वाइगोस्की की तरफ जा सकते हैं आप, है ना। पियाजे, बीएफ स्किनर, लॉरेंस कोहलबर्ग, कोई मतलब नहीं है इन बातों का। आगे बढ़ेंगे, आज थोड़ा सा फास्ट रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, चिल्ड्रन ऑफ 4-5 ईयर्स ऑफन टॉक टू देमसेल्व्स, दिस टॉक अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की। 4-5 साल के बच्चे अक्सर खुद से बातें करते हैं बोल बोल के, अरे वो मेरा खिलौना कहाँ है, ये खो गया वो खो गया, खुद से बातें कर रहे हैं बोल बोल के, जिसको हम क्या कहते हैं? प्राइवेट स्पीच कहते हैं। और ये कब से कब तक होती है? ऑलमोस्ट 3 से 6 वर्ष तक, या 2 से 6 तक भी चलती है। क्या? प्राइवेट स्पीच, निज वाक एज पर वाइगोस्की, जिसको पियाजे ईगोसेंट्रिक स्पीच कहते हैं, जब बच्चा खुद से बोल बोल के खुद से ही बातें करे। तो ये ईगोसेंट्रिज्म नहीं हो सकता, क्योंकि पियाजे की बात नहीं चल रही, वाइगोस्की की चल रही है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बाधा नहीं बनता, बल्कि ये हेल्प करता है आपके संज्ञानात्मक, आपके मानसिक, आपके समझ के विकास में। फिर आता है हिंडर्स देयर सोशल डेवलपमेंट। भाई जब अगर वो बात कर रहे हैं तो कम्युनिकेट करना तो सीख ही रहे हैं ना अपनी बात को, चाहे वो खुद से ही बात क्यों ना कर रहे हो। फिर आता है डी ऑप्शन, हेल्प्स देम टू रेगुलेट देयर ओन थिंकिंग। ये बात बिल्कुल सही है कि अपनी ही थिंकिंग को, अपनी ही सोच को नियमित करने में मदद मिलती है, कि बच्चा खुद से ही बात करके खुद के थॉट्स को रेगुलेट कर सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है ना। तो खुद को सेल्फ डायरेक्शन देता है बच्चा, बोल बोल करके, खुद से बातें करके, प्राइवेट स्पीच करके। दिशा निर्देशन कहेंगे इसको, स्व निर्देशन कहेंगे। डी ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। लॉरेंस कोहलबर्ग की बात चल रही है, फटाफट से पढ़िएगा, अच्छा क्वेश्चन है। एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट डू इंडिविजुअल्स आर्ग्यू दैट ओनली सोसाइटी नॉट इंडिविजुअल्स कैन डिटरमिन व्हाट इज राइट। यानी कोहलबर्ग के नैतिक विकास के जो आपका सिद्धांत है, किस लेवल पे व्यक्ति ये कह सकता है कि सिर्फ दैट ओनली सोसाइटी नॉट इंडिविजुअल्स, यानी एक कलेक्टिव समाज जहां लोग हैं, ग्रुप है, समूह है लोगों का, वो डिसाइड करेगा कि क्या सही है और क्या गलत है, ना कि कोई एक इंडिविजुअल। मतलब समाज में अगर कोई नियम चल रहा है, तो अगर कोई इंडिविजुअल उठ के ये कहता है कि भाई ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, है ना। या मान लीजिए दहेज बहुत ज्यादा चल रहा है, तो किसी ने कहा, कभी ना कभी तो किसी ने कहा ही होगा ना कि दहेज नहीं लेंगे, ठीक है। तो वो क्या हुआ, लेकिन किसी ने कहा अरे समाज में तो ऐसे चलता है, तुम ऐसे कैसे कह रहे हो, हैं ऐसे ऐसे थोड़ी होता है, शादी करके तो लड़कियां लड़के घर ही जाती हैं, हैं। तो ये क्या हुआ, ये बेसिकली ये वो स्टेज है कि जब आप ये कह रहे हैं कि किसी इंडिविजुअल से नहीं, समाज से चलेगी सोसाइटी, वो सही है जो पूरा समाज कहता है। तो ये कौन सा लेवल है? 4th लेवल है ये, जिसको लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन कहते हैं। इसका जस्ट ऑपोजिट जो है वो फिर आपका जाएगा कहां पे? 5th लेवल पे, या बिल्कुल ऑपोजिट कहें तो 6th लेवल पे, जहां पे बात ये होगी कि इंडिविजुअल खड़ा हो जाएगा किसी एक चीज के लिए, अगर उसको सही नहीं लग रहा होगा, तो चाहे दुनिया खिलाफ हो। 5th लेवल वो है कि मान लिया आपके समाज में कुछ नियम है, बट इंडिविजुअल के भी कुछ राइट्स हैं, ठीक है। तो ये 4th लेवल है लॉ एंड ऑर्डर, अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, के भाई समाज में नियमों का पालन होना चाहिए, और अगर एक नियम तोड़ेगा कोई व्यक्ति तो सब नियम तोड़ेंगे, और एक कलेक्टिवली नियम बने हैं, भलाई के लिए बने हैं, उनको फॉलो किया जाना चाहिए, है ना। रूल्स आर रूल्स, हर हालत में रूल्स जो बन गए उनको फॉलो किया जाना चाहिए, बट ये इनका चेंज होना भी नेक्स्ट लेवल पे जाके जरूरी होता है, क्योंकि ऐसे तो फिर चेंज नहीं आएगा, ठीक। खैर, ये तो फर्स्ट स्टेज हो गई, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, ये आपकी गुड बॉय गुड गर्ल हो गई 3rd, ठीक है। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स आपकी फिर 6th स्टेज हो गई, ठीक। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैं हूं आदत से मजबूर कि मैं एक्सप्लेन करने लग ही जाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा एक बार फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन फिट्स द लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। यानी कि अगर हम बात करें तो कौन सी हार्वर्ड गार्डनर का तार्किक गणितीय बुद्धि का उदाहरण है? बताइए, 4 ऑप्शंस हैं, उन 4 में से कौन सा एक उदाहरण हार्वर्ड गार्डनर के लॉजिको मैथमेटिको का है? लॉजिको मैथमेटिको मतलब जहां लॉजिक और गणित दोनों का प्रयोग हो, यानी रीजनिंग और गणित दोनों का प्रयोग हो, ठीक है। तो फटाफट से बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। आज पोल नहीं आएगा, हो सकता है कल भी पोल ना आए, अभी लखन छुट्टी पे है, या हो सकता है कल मैं शौर्य को बुला लूं, ठीक है। चलिए फिर देखिए फटाफट से, सेंसिटिविटी एंड कैपेसिटी टू थिंक अबाउट इश्यूज ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, तो ये तो भाई एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस हो गई। सेंसिटिविटी टू रिदम एंड साउंड, सो म्यूजिकल इंटेलिजेंस हो गई। पोटेंशियल टू रिकॉग्नाइज एंड मैनिपुलेट द
पैटर्न्स ऑफ स्पेस, तो ये हो गया आपका कौन सा जो होता था ना वो जो आर्किटेक्ट में जिसका हम एग्जांपल लेते हैं, याद दिलाना जरा आज, स्पेशल इंटेलिजेंस। फिर आता है कैपेसिटी टू एनालाइज प्रॉब्लम्स बाय रीजनिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग इश्यूज साइंटिफिकली। साइंस, मैथ्स और रीजनिंग, ये तीनों जो भी चीजें होंगी वो लॉजिको मैथमेटिको में आएंगी, जहां लॉजिक का, मैथमेटिक्स का, साइंटिफिक थिंकिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो हुआ लॉजिको मैथमेटिक्स से संबंधित। ठीक है, ये किस में पाई जाएगी? ये साइंटिस्ट में पाई जाएगी, ये मैथमेटिशियंस में पाई जाएगी, ये इकोनॉमिस्ट में पाई जाएगी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 सेज इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, प्रोग्रेसिव क्लासरूम क्या है भाई? लर्निंग बाय डूइंग हो, जहां जॉन डुई ने इसकी बात की है ना, जहां आप डेमोक्रेटिक क्लासरूम हो, जहां सबकी सुनी जाए, वो है प्रोग्रेसिव क्लासरूम। इन्होंने शिकागो में स्कूल्स खोले जिसको प्रगतिशील स्कूल्स या लैब स्कूल्स कहा गया। किसने? जॉन डुई ने, जॉन डीवी कह देते हैं हिंदी में। प्रोग्रेसिव स्कूल में जहां बच्चा एक्टिव है वही प्रोग्रेसिव। देखो प्रोग्रेसिव है क्या? प्रोग्रेसिव ये नहीं है कि मतलब हम कहते हैं ना भाई आप समय के साथ कपड़े पहनने के तरीके चेंज कर रहे हो, क्यों? क्योंकि जमाना बदल रहा है, मॉडर्न बन रहे हो। प्रोग्रेसिव एक तरह से मॉडर्न मान लीजिए आप, ठीक। तो प्रोग्रेसिव सिर्फ बाहर से नहीं है, वो थॉट में प्रोग्रेशन लाना जरूरी है कि हम समय के साथ चेंज आ रहे हैं हमारे अंदर। तो अगर हम बात करें प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग की, तो इट टेक्स प्लेस थ्रू इंटरेक्शन एंड डायलॉग। बिल्कुल बच्चा एक्टिव है यहाँ, फिर भी बाकी ऑप्शन देखेंगे। वन वे होता है, टीचर से बच्चे में नहीं, ये तो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है कि बच्चा और टीचर दोनों एक्टिव होंगे। फिर आता है सी ऑप्शन, टेक्स प्लेस थ्रू पैसिव रिसेप्शन। भाई बच्चा जहां निष्क्रिय होगा वो दुनिया की कोई अप्रोच अच्छी नहीं मानेंगे हम, जहां पे बच्चा इनएक्टिव है, जहां पे बच्चा निष्क्रिय है। इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लर्नर्स ओनली एंड टीचर्स डू नॉट हैव एनी रोल? ऐसा नहीं है, टीचर्स एंड लर्नर्स दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, और अगर मैं कहूं तो बच्चा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इक्वली एक्टिव है। ठीक, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, जहां पे बच्चा एक्टिव है कि बच्चे इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, डायलॉग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, संवाद हो रहा है संडे वार्ता की तरह, है ना, तो कुछ सीख रहे हैं वो अंत्यक्रिया करके। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, वो प्रोग्रेसिव क्लासरूम का उदाहरण है जहां टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 है असर्शन, यानी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट क्या है? मैथ्स टीचर शुड हैव वेरी लो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम गर्ल्स इन क्लासरूम। यानी कि जो गणित के शिक्षक या शिक्षिकाएं हैं, शिक्षक ही, ये तो स्टीरियोटाइपिकल बात है कि उनको लड़कियों में कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए उनको लड़कियों से। मतलब जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं कि वो मैथ्स में अच्छा नहीं करेंगी या पास भी हो जाएं तो बहुत है, मतलब एक्सपेक्टेशन कम कर लेनी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है भाई। क्यों? लड़कियां, फिर शकुंतला देवी का एग्जांपल कहां से आता है? ऐसा थोड़ी कि लड़कियां मैथ्स में वीक ही होती हैं, ये कोई साइंटिफिक बात थोड़ी हुई, है ना। ये तो बहुत सारी चीजों पे लड़के भी वीक हो सकते हैं, लड़कियां भी अच्छी हो सकती हैं, दो डिपेंड करता है आपने कैसे पढ़ाया, क्या माहौल दिया, क्या इंटरेस्ट रहा। रीजन क्या दिया इसका? कि गर्ल्स डू नॉट हैव द जेनेटिक एबिलिटीज टू अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स। अब ये दोनों ही बातें सिरे से नकार दी जाएंगी। किसी भी लॉजिकल इंसान के सामने अगर इस तरह की बात कोई करेगा तो वो हंसेगा पहले और फिर 4 गालियां देगा कि ये क्या सेंस हुआ इस बात का कि मैथ्स टीचर्स को एक्सपेक्टेशन ही कम रखनी चाहिए लड़कियों से कि तुम तो बस पास भी हो जाओ तो बहुत है। देखो टीचर की एक्सपेक्टेशन का बच्चे पे प्रभाव पड़ता है, ये बात याद रखिएगा। अगर आप बच्चे से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम बहुत अच्छा करोगे जीवन में, या तुम अच्छा करोगे या कर रहे हो, पहले से बेहतर हुए हो, उसको अप्रिशिएट करेंगे, तो क्या होगा? बेसिकली वो बेहतर करेगा, जितना वो कर रहा होगा उससे बेहतर करेगा। मेरी तो पता नहीं वो इनहेरेंटली आदत ऐसी हो गई है आजकल, तो स्पेशली मैं जरा सा कोई हाथ भी लाता है ना, मैं अप्रिशिएट करने का इतना मन करता है, पता नहीं क्या हो जाता है। अभी कल परसों में गई थी, पार्किंग वाले भैया ने पार्क किया, मेरे बड़ा मजा आया। मैंने कहा भैया क्या पार्क किया आपने, है ना। आज सुबह ही पता नहीं किसी कोई बहुत छोटी छोटी चीजों में मैं इतना अप्रिशिएट करने लग गई लोगों को, क्योंकि वो एज अ टीचर आप में आना जरूरी है ना। और वैसे भी एज अ ह्यूमन बीइंग भी, क्योंकि हम अप्रिशिएट नहीं करते किसी को। जरा सा भी कुछ होता है हम क्या करेंगे? हम गाने तो बहुत गा देंगे, कुछ गलत अगर कर देगा तो हम 6 दिन तक कहेंगे, लेकिन अगर कुछ अच्छा कर दो, ये चीज मेरे फादर में भी थी खैर, तो अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। तो वो अप्रिशिएशन जरूरी है, क्यों? क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन मैटर करती है, ठीक है। क्लासरूम में तो एटलीस्ट, वैसे भी दुनिया में कितने ही लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। स्विगी वाले भी आते हैं, 15 मिनट उनसे बात कर लेते हैं, मेरे को कई बार लगता है कि यार, तो बेसिकली अगर कोई भी अच्छा काम कर रहा है तो अप्रिशिएट करना चाहिए। यहां तो आपकी एक्सपेक्टेशन बच्चे पे प्रभाव डालेगी। अगर बच्चा थोड़ा सा लापरवाह भी है और तब भी आप थोड़ा सा उससे अच्छा एक्सपेक्ट करेंगे तो वो एफर्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। पोल में हो गया झोल, अच्छा बहुत बढ़िया, इधर आ जाओ। पोल नहीं मिल रहेगा आज। अगर हम बात करें, दोनों ही बातें गलत हैं, दोनों ही बातें गलत हैं। पहली तो ये कि आप लड़कियों से एक्सपेक्टेशन कम रखेंगे। क्यों? इसका रीजन क्या दिया है? क्योंकि लड़कियां तो जेनेटिकली कमजोर होती हैं सीखने में। बकवास, है ना, बिल्कुल टोटल। तो both A and R are false। क्लियर है बात? आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेजेस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फेसाइजेस ऑन। भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पे बल देती है? भाषा के संदर्भ में तो ये NEP हो, NCF हो, और उससे पहले आपका कोठारी आयोग हो, जो पॉलिसीज जितनी भी रही है वो क्या कहती है? बहुभाषिता पे जोर दीजिए। क्यों? क्योंकि भारत क्या है? एक
डाइवर्स कंट्री है ना। यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, बोला जाता है कोस कोस पे पानी बदले 3 कोस पे वाणी। तो मतलब इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, इतने तरह के लोग हैं, तो विभिन्नता है भाषा में, इसलिए मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषिता का प्रयोग होना चाहिए। यही न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है, यही एनसीएफ कहता है, यही कोठारी आयोग कहेगा, यही आपकी जो एजुकेशन पॉलिसी रही 86 की वो कहेगी, लर्निंग विदाउट, हर कोई यही कहेगा। मोनोलिंगुअलिज्म होता है सिंगल लैंग्वेज, सिंगल से नहीं चलेगा, जब मल्टीपल लैंग्वेज पढ़ते हैं। सिर्फ इंग्लिश क्यों रखेंगे, सिर्फ हिंदी भी नहीं, मल्टीपल लैंग्वेज, अलग अलग तरह के बच्चे हैं और अलग अलग तरह से सबको मदर टंग का इस्तेमाल करने का मौका मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, द पर्पस ऑफ असेसमेंट इज टू। देखो आजकल ना पेपर में जो लोग हिंदी का पेपर स्पेशली हिंदी में अटेम्प्ट करते हैं ना, उनको ध्यान रखने की जरूरत है। अब जैसे इस असेसमेंट का मतलब होता है क्या, आकलन, लेकिन इन्होंने हिंदी में पेपर में क्या देने लग गए आजकल, मूल्यांकन। अगर आपने इंग्लिश वाली साइड चेक नहीं की तो ऐसा हो सकता है कि कई बार आपका आंसर गलत हो जाए, क्योंकि आकलन और मूल्यांकन का मतलब अलग होता है। मूल्यांकन बड़ी प्रक्रिया है जिसको इवैल्यूएशन कहते हैं, आकलन असेसमेंट छोटी प्रक्रिया है। तो ये जरूरी है कि कई बार आप इंग्लिश में जरूर देख लें क्वेश्चन को, अगर आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो, चाहे मीडियम आपका कोई भी हो। ठीक है, क्लियर है बात। हमारे बिहार में बहुत सी भाषा मैं ही कह रही हूँ, सही बात है। चलिए आ जाइए, अगर हम बात करें तो पर्पस क्या होना चाहिए असेसमेंट का, इंड्यूस फियर ऑफ फेलियर इन दी लर्नर्स, यानी कि आप भय भर दो, इसलिए पेपर से डर लगने लग जाए, नहीं फिर लर्निंग पे फोकस नहीं होगा। शेम क्यों क्रिएट करनी है भाई, बच्चे के लिए नेगेटिव एक्सपीरियंस क्यों बनाना है लर्निंग को। कंपेयर परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर्स विद ईच अदर, यानी बच्चों की परफॉर्मेंस को कंपेयर करना, बच्चे की खुद की परफॉर्मेंस से उसको कंपेयर किया जा सकता है कि कल आप इतना कर रहे थे आज आप इतना कर रहे हैं, या कल आप अच्छा कर रहे थे आज खराब कर रहे हैं, उसकी ही कंपैरिजन से, मतलब आप कंपेयर कीजिए खुद को ही खुद से, ना कि बच्चे को आपस में बाकी बच्चों के साथ। ठीक है, फिगर आउट, ऐसा कहा जाता है कि ठीक है कंपटीशन का कुछ बेनिफिट तो होता है भाई, तो लोग एक दूसरे को देख के होड़ मचती है और अच्छा काम करना शुरू करते हैं, बट वो सब पे नहीं होता, वो हेल्दी तरीका नहीं है आगे बढ़ने का लाइफ में, है ना। तो अगर हम बात करें तो डी ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर है, फिगर आउट वेज टू सपोर्ट द लर्नर्स इन द लर्निंग प्रोसेस, यानी अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजना कि आप कैसे हेल्प कर पाएंगे, इसलिए आप असेस कर रहे हैं, इसलिए आप आकलन कर रहे हैं, इसलिए आप पता कर रहे हैं बच्चे को डिफिकल्टी कहाँ है, फीडबैक मिलेगा आपको। ठीक है सृष्टि, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक क्वेश्चन है जो समालोचनात्मक या आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। अब मैं थोड़ा टाइम लेके ही डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि एक्सप्लेनेशन जरूरी है, पेपर तो है नहीं कल के, बहुत जल्दी से आंसर करेंगे, डोंट वरी। चलिए देखिए, अगर हम बात करें क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है जहां सोचने पे मजबूर हो बच्चा, सभी एस्पेक्ट्स में, सभी पक्षों में देख पाए, किसी एक चीज को कई एस्पेक्ट में देख पाए। ड्रॉ डायग्राम ऑफ सोलर सिस्टम, यानी सौर प्रणाली का डायग्राम बनाओ, तो इसमें तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, सिंपल रिकॉल या जो भी उसमें समझा था अंडरस्टैंडिंग लगेगी, उसकी एप्लीकेशन लगेगी, मल्टीप्लाई इतने बाय इतने, इसमें भी एप्लीकेशन लगेगी, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग है जब आप सोचने पे मजबूर हो। इन विच ईयर वाज द राइट टू एजुकेशन एक्ट पास्ड, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पास हुआ, तो ये तो फैक्चुअल चीज है, तो क्या हो जाएगा 2009। इसमें कौन सा क्रिटिकल थिंकिंग लग गई, ये तो याद होगा या पता होगा तो बता दिया, नहीं तो नहीं। तो डी ऑप्शन ही बचता है, एनालाइज द वेरियस वेज इन विच अर्बनाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट पीपल इन डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा, है ना। मतलब कि अगर हम बात करें शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों पर अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण करें कि ये जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है इसमें शहरी लोगों पे, ग्रामीण लोगों पे, या अलग अलग इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा क्या है, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास, तो वो अलग अलग जो आर्थिक श्रेणी वाले लोग हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये अगर एक मान लीजिए कोई लॉ भी ला रही है गवर्नमेंट, तो इसका क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, इसमें आपको खुद से सोचना पड़ेगा एक्सपीरियंस के बेस पे। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर कि आप हर एक एस्पेक्ट पे सोचेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा एक बार, इन ऑर्डर टू केटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग द लर्नर्स अ टीचर शुड, यानी अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग तरह से सीखते हैं, उनका इंटरेस्ट, उनका एप्टीट्यूड, उनका एटीट्यूड, उनकी स्किल्स डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है जी, तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए, एक मिनट क्वेश्चन तो पढ़ लूं आप लोगों के, सॉरी मैम लेट हो गई, कोई बात नहीं, आज तो हम भी लेट हैं, द गब्बर। और बताओ, अरे धन्यवाद धन्यवाद। कोई तो टीचिंग मेथोडोलॉजी का कुछ कराने को कह रहा था, शायद वो मिस हो गया मेरे से, मैंने उस कमेंट के चक्कर में रोका था, मैं पढ़ नहीं पाई। चलो खैर, अभी क्या कर सकते हैं, दोबारा लास्ट में देखने की कोशिश करूंगी। चलिए आते हैं, अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी डिफरेंट तरह के बच्चे हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। ये जो वर्ड है ना, आपके लिए एज अ टीचर, चाहे आपको सिर्फ जॉब भी लेनी हो, चाहे कुछ भी करना हो, अगर आप टीचिंग फील्ड में हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस शुड बी इन योर माइंड, एकदम स्टक रहना चाहिए। मतलब बच्चों में विभिन्नता होती है, आप हर टाइम कंपेयर नहीं कर सकते एक दूसरे को, या फिर हम ये कहें कि सब एक जैसे हो जाएं, या
तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो, ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हर बच्चा अलग है, चाहे वो दिखने में हो, सोचने में हो, इंटरेस्ट में, अपनी रुचि में हो, अभिव्यक्ति में हो। ठीक, तो अगर हम बात करें तो कैसे केटर करेंगे? इग्नोर कर देंगे बच्चे के प्रीवियस एक्सपीरियंस को। भाई बच्चा जो भी लेके आता है स्कूल में, चाहे वो उसका पूर्व अनुभव हो, उसका आर्थिक स्टेटस हो, चाहे वो उसका सामाजिक, जिस भी चीज को वो लेके आया है, जो भी उसका बैकग्राउंड है, सब काम का है। बच्चे का कुछ भी खराब नहीं कहेंगे आप, एक्सेप्ट करेंगे, उसी पे बिल्ड ऑन करते हैं आप। बच्चे के पूर्व अनुभव पे क्या करेंगे? बिल्ड ऑन करेंगे, लर्निंग को कनेक्ट कर देंगे उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस से। यूनिफॉर्म वेज नहीं बना सकते, क्योंकि जब इंडिविजुअल्स डिफरेंट हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, जब इंडिविजुअल्स में डिफरेंसेस हैं, तो आप यूनिफॉर्म कैसे बना सकते हैं? यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम, जैसे स्कूल में होती है ना यूनिफॉर्म सबके लिए, तो यूनिफॉर्म तरीका काम नहीं आएगा। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन काम आती है, विभेदी अनुदेशन काम आता है, जब भी बात चाइल्ड सेंटर्ड या इंडिविजुअल डिफरेंसेस की होती है। इंप्लीमेंट स्टैंडर्डाइज्ड नहीं, फ्लेक्सिबल करिकुलम चाहिए जिसमें आप परिवर्तन कर सकें। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी यूनिफॉर्म लिखा हो, स्टैंडर्ड लिखा हो, है ना, ये अगर हम बात करें, ये तो आपकी आज पर्सनालिटी की क्लास हो गई, डन। देख लो सुंदर राइटिंग आ रही है आज। चलो खैर आगे आते हैं। अरे यार ये खत्म होगा कि नहीं? देखिए, अगर हम बात कर रहे थे किसकी, जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं, हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात करते हैं, तो सिंपल याद रखिएगा काम की चीजें क्या है यहाँ पे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी व्यक्तियों में विभिन्नता होती है, चाहे दिखने में हो, सोचने में हो, समझने में हो। इसके लिए डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ये पेपर में बहुत आता है आजकल। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या है? एक तरीका है इंस्ट्रक्शन का, विभेदी अनुदेशन, कि आप डिफरेंट बच्चों की नीड के अनुसार डिफरेंट तरीके अपनाएंगे उनको सिखाने के, तो इसको हम डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कहेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कहेंगे, राइट। कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में? तो सिर्फ से यस टू डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, चाहे वो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच हो, चाहे वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो। यूनिफॉर्मिटी को नहीं कहेंगे आप यस, क्योंकि जहां बच्चे अलग अलग तरह के हैं वहां यूनिफॉर्म से या स्टैंडर्ड करिकुलम से काम नहीं चलेगा, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये तो रिजिडिटी हो गई। ठीक है, तो यूनिफॉर्म और स्टैंडर्ड वर्ड हटा दीजिएगा जैसे ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात आती है, जैसे ही बात आती है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की। ठीक है, चलिए खैर आगे आते हैं, फटाफट से बढ़ेंगे। इसका आंसर है बी, बच्चे के पूर्व अनुभव पे आप नई चीजें बिल्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, एक इंक्लूसिव यानी समावेशी कक्षा। समावेशी कक्षा मतलब जहां सब पढ़ सकें, सबका समावेशन हो, सबका इंक्लूजन हो, सब एजुकेशन फॉर ऑल हो, है ना, इक्विटी और इक्वालिटी हो, हर तरह का बच्चा पढ़ सके, चाहे वो जीनियस हो, चाहे वो स्लो लर्नर हो। ठीक है, अगर हम बात करें करियर पे आप पढ़ाए पेडागोजी, प्लीज मैं पढ़ा तो रही हूँ फरीम। अच्छा, पेडागोजी स्पेशल बैच के बारे में मैं प्लान करके बताती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट इंक्लूसिव क्लासरूम की अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स आर पैसिव रेसिपिएंट्स ऑफ कंटेंट ऑफ नॉलेज। पैसिव कैसे हो सकते हैं बच्चे एक्टिव रहेंगे। स्टूडेंट्स ग्रो एंड डेवलप इन एन इक्विटेबल मैनर, हाँ हम कह सकते हैं कि सबको मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। स्टूडेंट्स गेट डिस्क्रिमिनेटेड, नहीं आप उनको किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, उनमें विभेद नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स ओवरकम द बैरियर्स इन लर्निंग कंप्लीटली ऑन देयर ओन, नहीं भाई हेल्प चाहिए टीचर की भी, खुद से कैसे कर लेंगे सब कुछ। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से आगे बढ़ते हैं, विकसित होते हैं, यानी सबको इक्वली समझा जाता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, पढ़िएगा एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रिकमेंडेड बाय क्लॉज 12, यानी क्लॉज 12 ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट, RTE एक्ट 2009 में के क्लॉज 12 में रिगार्डिंग एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी EWS सेक्शन के लिए 25% जो है वो कोटा होना चाहिए, यानी सीट्स रिजर्व्ड होनी चाहिए प्राइवेट स्कूल्स में भी। ये बात क्लॉज 12 में कही गई है। तो देखिएगा इसमें क्या आंसर होना चाहिए। एडमिशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स, रिजर्वेशन इन प्राइवेट स्कूल्स, ये सही है वोकेशनल की जगह पे। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। राइट टू एजुकेशन एक्ट आप पढ़ सकते हैं, मैंने इस पे वीडियो बनाया हुआ है, यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा पुराना होगा बट आप पढ़ पाएंगे, काम की बातें मिल जाएंगी। या मैराथन आपने देखी हो तो। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कौन सी एक अधिगम अक्षमता है जो डायरेक्टली अफेक्ट करती है एक व्यक्ति की परफॉर्मेंस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में। यानी अगर आपको गणना करनी है तो कैलकुलेशंस में आपको प्रॉब्लम होगी, गणित में ये कौन सी डिसेबिलिटी है। कैलकुलेशन मतलब कैलकुलिया, डिस मतलब प्रॉब्लम, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन में, यानी मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम कहाँ आएगी, डिसकैलकुलिया में आएगी। डिसग्राफिया क्या है, राइटिंग से संबंधित है, लिखने में दिक्कत होगी, ग्राफ बनाने में दिक्कत होगी, ऐसे याद रख लेना। डिसलेक्सिया यानी रीडिंग में दिक्कत होगी। डिस्प्रेक्सिया यानी मूवमेंट में दिक्कत होगी, पेन पकड़ने में, टाई बांधने में, शू लेसेस लगाने में। ठीक है जी, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे।
ए आंसर था इसका डिस्कैलकुलिया। इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद डाइवर्स लर्निंग नीड्स रिक्वायर्स, यानी अलग अलग आवश्यकताओं वाले या विविध शिक्षण आवश्यकताओं वाले बच्चों को शामिल करने में किसकी आवश्यकता होती है, यानी अलग अलग तरह के बच्चे हैं, कोई देख के सीखता है, कोई करके सीखता है, कोई जल्दी सीखता है, कोई स्लो सीखता है। तो उस केस में आप बताएंगे कि कैसे आप उनको सिखा पाएंगे। बताइए बताइए, फटाफट से बताइए, फटाफट बताइएगा। बी ऑप्शन, फ्लेक्सिबल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब डाइवर्स लर्निंग नीड्स की बात आ जाए यानी अलग अलग आवश्यकताओं वाले बच्चे हैं, दैट मीन्स फ्लेक्सिबल होगा करिकुलम, यानी कि हम क्या बात करेंगे, लचीला पाठ्यचर्या। पाठ्यक्रम तो जस्ट पाठ्यचर्या का हिस्सा है, करिकुलम का हिस्सा है सिलेबस। ठीक है, फिक्स्ड सिटिंग नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, स्टैंडर्डाइज नहीं, फ्लेक्सिबल, टेक्स्ट बुक सेंटर्ड नहीं, चाइल्ड सेंटर्ड। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 15। अगर क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं तो इन ऑर्डर टू केटर द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स विद गिफ्टेडनेस, गिफ्टेडनेस वाले बच्चे कौन है, जिनका मेंटल एबिलिटी ज्यादा है, जिनका आईक्यू ज्यादा है, जो किसी एक विशेष क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड है ना, मतलब मेंटल एबिलिटी क्या है, हाई है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी, कौन सा तरीका बेहतर होगा ऐसे बच्चों के साथ डील करने के लिए, क्योंकि हर तरह के बच्चे के साथ आपको एज अ टीचर डील करना होगा, क्योंकि क्लास में गिफ्टेड भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है, विजुअली इंपेयर्ड भी हो सकता है बच्चा, क्योंकि इंक्लूसिव क्लासरूम है, हर तरह के बच्चों को आपको सिखाना है। ठीक, तो फटाफट से आंसर कीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिए, जो लोग भूल गए हैं, 50% लोगों ने लाइक किया। ठीक, देखिए, आस्क देम वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चंस, मतलब भाई जिसका मेंटल लेवल हाई वो तो बोर हो जाएगा अगर आप बहुत ज्यादा सिंपल रखेंगे, है ना, तो ही और शी विल गेट बोर्ड। ठीक, असाइन देम चैलेंजिंग एंड हायर ऑर्डर टास्क, हाँ ऐसे बच्चों के लिए आपको चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के जो काम है, जो हॉट्स बोला जाता है ना, जिनको हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, जिसमें एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, इस तरह का दिमाग लगे। एक्स्ट्रा टाइम इनको कम समय की जरूरत होती है, एक्सपेक्टेशन कम नहीं रख सकते, क्योंकि बच्चे का दिमाग हाई है तो एक्सपेक्टेशन भी आपकी हाई होनी चाहिए। तो बी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। गिफ्टेडनेस से डील करने के लिए आप चैलेंजिंग टास्क देते हैं, और इनके लिए एक चीज होती है गिफ्टेडनेस के लिए, एनरिच्ड करिकुलम। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, Which of the following strategies should a teacher avoid while facilitating learning among students? यानी किस स्ट्रेटजी को, किस तरीके को अवॉइड किया जाना चाहिए एक टीचर के द्वारा जब आप क्या कर रहे हैं, सीखने को बढ़ावा दे रहे हैं बच्चों के बीच, किस चीज को सीखने को बढ़ावा दे रहे हैं बच्चों के बीच। फटाफट से आंसर कीजिए, डी ऑप्शन। अच्छा, कॉन्सेप्ट मैपिंग, ये तो यूज की जानी चाहिए, इससे क्या होगा, बच्चे की समझ कॉम्प्रिहेंशन अच्छा बनता है, याद रखने में या कॉन्सेप्ट को समझने में इजी होती हैं चीजें। जैसे कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या है, मान लीजिए जैसे आप एक कॉन्सेप्ट है, उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आपने चार्ट की फॉर्म में या फ्लो चार्ट की फॉर्म में बना ली। डिस्कवरी लर्निंग, बच्चों को खोज करने का मौका मिले, एक्सप्लोर करने का मौका मिले, मतलब बच्चा एक्टिव है, यहाँ भी बच्चा एक्टिव, यहाँ भी बच्चा एक्टिव, तो ये तो दोनों बातें अच्छी हैं, इनको अवॉइड क्यों करेंगे। इंट्यूटिव गैस के, बच्चे के अंदर से जो सहज रूप से आ रहा है, नेचुरली आ रहा है, तो इसमें भी बच्चा एक्टिव होगा, उसके मन में जो भी आएगा वो सॉल्यूशन बताएगा। लेकिन पैसिव इमिटेशन, निष्क्रिय नकल या अनुकरण, अगर वो चुपचाप से बस बोर्ड पे देखता है और नोट करता रहता है तो क्या हुआ, बच्चा पैसिव हो गया, बच्चे को एक्टिव रखना है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पैसिव इमिटेशन गलत है, अवॉइड करना चाहिए टीचर को कि सिर्फ रोट लर्निंग यानी रट्टे पे फोकस हो। ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगी, 2-3 पीडीएफ शेयर नहीं हुई है ना, सारी एक साथ कर दूंगी। और मैं जल्दी अपडेट करती हूँ, आज ही मॉक टेस्ट का ऑप्शन आपको 2-3-4 मॉक टेस्ट